हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मीनेश यादव है और जो हम चला रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वो आगे का चैप्टर देखते हैं। आज का चैप्टर है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। क्या देखते हैं? उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये जो है इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए इसके: मानव उत्सर्जन तंत्र, मूत्र निर्माण, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य, निषेधन का सांद्रण करने की क्रियाविधि, वृक्क क्रियाओं का नियमन और मूत्रण। और आगे दिया हुआ है उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका, वृक्क विकृतियाँ। हम ये पढ़ने वाले हैं। इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? प्राणी उपापचय अथवा अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। आगे दिया हुआ है प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक है। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आविष टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम आविष है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अब आगे दिया हुआ है, आगे देख सकते हो। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया है अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थिल मछलियाँ, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति के हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी अमोनोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। आगे दिया हुआ है स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविष नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई स्थलीय, उभयचर और समुद्री मछलियाँ मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी यूरियोटेलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्क द्वारा स्पंदन के पश्चात उत्सर्जी कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों की अधात्री मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरनता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकी में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं, जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं। आदि वृक्कक प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं, प्लेटिहेल्मिन्थी, चपटे कृमि जैसे प्लेनेरिया, रोटिफर, कुछ एनेलिड्स, सिफेलोकोडेड, एम्फिओक्सिस आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आदि वृक्कक प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित है। केंचुए व अन्य एनेलिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्कक पाए जाते हैं। वृक्कक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तिल, चलटों, कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती है। मेलपीगी नलिकाएं नाइट्रोजन अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती है। आगे दिया हुआ है झींगा या प्रॉन जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रैंगिक ग्रंथियाँ एंटीनल ग्लैंड या हरित ग्रंथियाँ उत्सर्जी का कार्य करती है। अब आगे दिया है मानव उत्सर्जी तंत्र।
यानी कि हमारा उत्सर्जन तंत्र जो कैसा होता है उसके बारे में। मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है। इसमें देखो मानव का उत्सर्जन तंत्र दिया हुआ ये डायग्राम है। इसमें देखो क्या क्या है, एक इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है ये दो क्या दिया है, वृक्क एक ये रहा और एक ये रहा, और ये मूत्र वाहिनी है और ये मूत्राशय दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कॉन्केव सतह के मध्य में एक खाँच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार का रचना होती है जिसे वृक्कीय श्रोणि पेल्विस कहते हैं। इस तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेप्य प्रोजेक्शन को चषक या कैलिक्स कहते हैं। अब आगे देखिए। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क में दो भाग होते हैं, बाहरी वल्कुट कॉर्टेक्स और भीतरी मध्यांश मेडुला। मध्यांश कुछ शंकु आकार पिरामिड मध्यांश पिरामिड में बटा होता है जो कि चस्कों में फैले रहते हैं। वल्कुट मध्यांश पिरामिड पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बर्तिनी स्तंभ कॉलम्स ऑफ बर्तिनी कहते हैं, जो कि चित्र में इसमें दिया हुआ है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए वृक्क का भाग है ये, इसमें क्या है, बर्तिनी स्तंभ ये रहा, और मध्यांश पिरामिड है, कैलिक्स है, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, और ये दिया हुआ है और भी दिया हुआ है, वृक्क है, वृक्क वल्कुट है, वृक्क आवरण है, फिर ये वृक्क पेल्विस है, मूत्रवाहिनी दिया हुआ है। अब आगे देखिए। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु नेफ्रॉन पाई जाती है जो क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं जिन्हें गुच्छ या ग्लोमेरुलस के और वृक्क नलिका कहते हैं। गुच्छा वृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाएं एफरेंट आर्टरियोल से बनी केशिकाओं कैपिलरी का एक गुच्छा है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनी एफरेंट आर्टियोल द्वारा ले जाया जाता है। अब इसमें डायग्राम देख सकते हो आप, ये चित्र है इसमें क्या है, वाहिनियाँ तथा नलिकाएं प्रदर्शित करता हुआ एक नेफ्रॉन। इसमें देखिए नेफ्रॉन के बारे में दिया हुआ है, कुछ अपवाही धमनिका है, अभिवाही धमनिका आप देख सकते हो। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या दिया हुआ है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर मेलपीकी अथवा वृक्क कणिका कार्पल्स बनाते हैं। बोमेन संपुट से एक अति कुंडली समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी प्रारंभ होती है। आगे क्या दिया हुआ है ये देखिए। अब चित्र आप देख सकते हो, इसमें बोमेन संपुट मेलपीकी का वृक्क कार्पल से दिया है। इसमें अभिवाही धमनिका है, अपवाही धमनिका, बोमेन संपुट है, समीपस्थ संवाहक नलिका है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं आगे दिया हुआ है। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ संवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चस्कों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय श्रोणि में खुलती है। वृक्काणु की वृक्क कणिका, समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के वल्कुट भाग में, जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अब आगे देखिए। अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को वल्कटीय वृक्क कहते हैं। कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे रहते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश वृक्काणु जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं।
गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वसा रेक्टा बनाती है। वल्कुटीय वृक्काणु में वसा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक हासित होती है। अब देखिए हम मूत्र निर्माण, मतलब कि हमारे अंदर मूत्र निर्माण जो होता है वो कैसे होता है वो देखेंगे। मूत्र निर्माण के 3 मुख्य प्रक्रिया सम्मिलित है। वो क्या है? गुच्छ निस्संदन, पुनः अवशोषण, स्त्रवण, जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्संदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्संदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्संदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की केशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्संदन करता है। ये 3 परतें गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली, बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाओं पदाणु पोडोसाइट्स कहलाती है, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती है, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्संदन खाज या खाज छिद्र, स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छन कर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे परानिस्संदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्संदन की गई मात्रा गुच्छीय निस्संदन दर GFR कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होती है। गुच्छ निस्संदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन्न उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ सम्मिलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्संदन दर में गिरावट इन आसन्न गुच्छ केशिकाओं को रेनिन के स्रावन से सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्संदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। आगे दिया हुआ है, प्रतिदिन बनने वाले निस्संदन के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्संदन को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाओं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। उदाहरणार्थ निस्संदन पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, सोडियम आयन इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभ भाग में जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्संदन में हाइड्रोजन प्लस, पोटेशियम प्लस और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती है। नलिकाकार स्त्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शरीर तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। अब आगे दिया है वृक्क नलिकाओं के विभिन्न भागों के कार्य। यह वृक्क नलिकाओं के विभिन्न भागों के कार्य। सबसे पहले समीपस्थ संवलित नलिका। क्या दिया हुआ है? यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है, जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% विद्युत अपघट्यों और जल का पुनरावशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरलों के pH तथा आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+ और अमोनिया आयनों का निस्संदन में स्त्रवण और HCO3- का पुनरावशोषण करती है। अब दिया हुआ हेनले लूप। क्या दिया हुआ है? हेनले लूप। आरोही भुजा न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतराकाशी तरल की परासरनता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु विद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से यह धीरे धीरे पारगम्य होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्संदन को सांद्रण करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन विद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निस्संदन ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे विद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से निस्संदन तनु डाइल्यूट होता जाता है। अब आगे देखते हैं हम। आगे दिया हुआ है दूरस्थ संवलित
नलिका DCT। ठीक है। विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम आयन और जल का कुछ पुनर्शोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ सम्मिलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा pH बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनर्शोषण एवं H+ पोटेशियम आयन और अमोनिया का चयनात्मक स्रावन करती है। अब दिया हुआ है संग्रह नलिका, जो कि हमारी लास्ट है। संग्रह नलिका, यह लंबी नलिका वृक्क के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश के अंतरकाशी की परासरनता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह pH के नियमन तथा H+ और पोटेशियम आयनों के चयनात्मक स्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाती है। जैसे कि आगे डायग्राम में भी दिया हुआ है, ऊपर देख सकते हैं हम। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कुछ चीज़ें। ये हमारी ये जो है वो केशिका का कुछ है, और इसमें जो है वो समीपस्थ सम्मिलित नलिका, ये दूरस्थ सम्मिलित नलिका, और जो हेनले लूप ये है, और ये जो ये क्या बोलना चाहिए हमारा, हाँ, ये संग्रह नलिका है, और ये जो हमारी है वो हेनले लूप है। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या है, अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम में। अब हम आगे देखेंगे। अब आगे जो दिया हुआ है निस्संदन छनित को सांद्रण करने की क्रियाविधि, ये जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, आप यहाँ तक देख रहे इसलिए, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सबको बताएं कि यहाँ पे NCERT लाइन बाय लाइन चल रहा है। आप 11वीं में हो या 12वीं में हो या नीट की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और आप दूसरी भी तैयारी कर रहे हो दूसरी एग्ज़ाम की, तब भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि ये NCERT है, तो NCERT हर जगह काम आती है। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।